प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जो एक आम शिकायत होती है वो है कि इतना सब कुछ याद कैसे रखें। हाँ बिल्कुल, खासकर जब बात संविधान के अनुच्छेदों की हो तो ये नंबर मतलब किसी पहाड़े की तरह लगते हैं। सूखे, उबाऊ और बहुत मुश्किल। एकदम। लेकिन क्या हो अगर इन नंबरों को याद करने का तरीका ही बदल दिया जाए। आज ये नोट्स सिर्फ जानकारी नहीं देते, बल्कि रचनात्मक तरकीबों और तस्वीरों के जरिए संवैधानिक निकायों जैसे जटिल विषय को समझने का एक नया नजरिया पेश करते हैं। और यही बात इसे खास बनाती है। ये सीखने के मनोविज्ञान का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। हमारा दिमाग वो सूखी जानकारी को खारिज कर देता है, लेकिन कहानियों को, मजेदार जुमलों को, तस्वीरों को पकड़ लेता है। बिल्कुल। तो ये नोट्स रटने पर नहीं बल्कि जानकारी के लिए दिमाग में एक तरह से मानसिक हुक बनाने पर जोर देते हैं। आज हम इन तकनीकों के पीछे के क्यों और कैसे पर तो बात करेंगे ही। और ये भी समझेंगे कि ये छोटे छोटे शॉर्टकट हमें इन संस्थाओं की बड़ी और गहरी अहमियत को समझने में कैसे मदद करते हैं। जी चलिए, तो फिर इसे खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र की नींव की, मतलब चुनाव। नोट्स में पहला जिक्र है निर्वाचन आयोग का। इलेक्शन कमीशन, अनुच्छेद 324। हाँ, अनुच्छेद 324। इसका काम है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। अब इसे याद रखने की ट्रिक देखिए, मुझे तो ये बहुत मजेदार लगी। बताइए। चुनाव के लिए 324 गनमैन चाहिए। अरे वाह। या फिर एक और है, एक्शन से भरपूर 321 गो वोट। मतलब ये सिर्फ एक मजेदार लाइन नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है। हाँ, ये दिमागी हुक का क्लासिक उदाहरण है। ये ट्रिक एक अमूर्त संख्या जैसे 324 को एक जीवंत और थोड़ी हास्यपूर्ण छवि जैसे गनमैन या एक एक्शन से जोड़ देती है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात भी है। अनुच्छेद 324 सिर्फ एक संख्या नहीं, ये शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसी अनुच्छेद से निर्वाचन आयोग को वो असीमित शक्तियां मिलती हैं जिनसे वो चुनाव के दौरान पूरी सरकारी मशीनरी को नियंत्रित कर सकता है। अच्छा, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बिल्कुल, आदर्श आचार संहिता इसी शक्ति का एक उदाहरण है। तो ये ट्रिक हमें सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उस संस्था की अपार शक्ति की भी याद दिलाती है। ये एक बेहतरीन पहलू है। मतलब ट्रिक एक दरवाजा है और उसके पीछे उस संस्था की असली ताकत छिपी है। चलिए, लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ पर आते हैं, वित्त, फाइनेंस। हाँ, अगला है फाइनेंस कमीशन, यानी फाइनेंस कमीशन, अनुच्छेद 280। इसका काम केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना है। और इसकी ट्रिक तो बेहद सीधी है। बहुत ही सीधी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई। 280 रुपए का टैक्स भरा। नोट्स में एक तस्वीर भी है जिसमें हाथ में एक बिल है जिस पर 280 रुपए लिखा है। कितना सरल है ये। और इसकी खूबी इसकी सादगी में ही है। मतलब जटिल विषयों के लिए हमेशा जटिल ट्रिक्स की जरूरत नहीं होती। असल में जब आप किसी अमूर्त संख्या को रोजमर्रा की किसी ठोस चीज जैसे पैसों से जोड़ते हैं तो दिमाग उसे ज्यादा आसानी से पकड़ता है। सही बात है। पर यह बंटवारा जरूरी क्यों है? भारत एक संघीय ढांचा है। वित्त आयोग ये सुनिश्चित करता है कि राज्यों को उनका हक मिले और देश का वित्तीय संतुलन बना रहे। तो इससे पैसों का बंटवारा नहीं है? नहीं, ये केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास और सहयोग बनाए रखने का एक संवैधानिक तंत्र है। तो वो 280 रुपए का टैक्स हमें भारत के संघीय संतुलन की याद दिलाता है। ठीक है, तो हमने उन निकायों की बात की जो चुनाव और वित्त को संभालते हैं, पर एक सवाल उठता है कि देश की प्रशासनिक मशीनरी कौन चलाता है? हाँ, जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। बिल्कुल। तो यहीं पर तस्वीर में आता है संघ लोक सेवा आयोग, मतलब यूपीएससी, अनुच्छेद 315। इसकी ट्रिक भी बड़ी मजेदार है। हाँ, समय से जुड़ी है। 3:15 यानी 3:15 बजे एग्जाम होता है, सीधी और प्रभावी। लेकिन इन नोट्स में एक छोटा सा नोट है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सा? उसमें लिखा है कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी दोनों के सदस्यों को सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, भले ही एसपीएससी सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करें। ये तो स्वायत्तता का एक बहुत बड़ा स्तर है। ये एक बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा कवच है। देखिए, ट्रिक हमें अनुच्छेद 315 याद कराती है, लेकिन ये छोटा सा नोट हमें भारत की नौकरशाही की आत्मा तक ले जाता है। हमारे संविधान निर्माताओं को पता था कि अगर अधिकारियों को स्थानीय राजनीतिक दबाव में आसानी से हटाया जा सका तो वे निष्पक्ष होकर काम नहीं कर पाएंगे। सही है, डर बना रहेगा। इसीलिए उन्हें हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति को दी गई, ताकि वे बिना किसी डर के केवल संविधान और कानून के प्रति जवाबदेह रहें। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि हमारी नौकरशाही किसी सरकार की नहीं बल्कि देश की सेवा करे। वाह!
तो यूपीएससी देश को चलाने के लिए अधिकारी चुनता है, लेकिन ये अधिकारी और सरकार जो जनता का पैसा खर्च करते हैं उस पर नजर कौन रखता है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहीं पर हमारे संविधान का अगला प्रहरी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी तस्वीर में आता है। अनुच्छेद 148। हाँ, 148। इसे याद रखने की कहानी वाली ट्रिक तो लाजवाब है ना? बताइए क्या है? 1-4 आदमी मिलकर बैठकर हिसाब करते हैं, यानी 148। अरे वाह, 148। ये चंकिंग नाम की एक बहुत शक्तिशाली मेमोरी तकनीक है। चंकिंग? हाँ, एक बड़ी संख्या 148 को एक साथ याद रखने के बजाय इस ट्रिक ने उसे 1, 4 और 8 जैसे छोटे सार्थक टुकड़ों में तोड़कर एक कहानी में पिरो दिया है। अच्छा। लेकिन ये हिसाब सिर्फ बही खाते की जांच नहीं है। सीएजी को जनता के पैसे का संरक्षक या गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। इसकी असली ताकत इसकी रिपोर्ट में है। जैसे जो बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं? बिल्कुल, याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो या कोयला ब्लॉक आवंटन, ये बड़े मामले सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आए थे। तो ये पद सिर्फ हिसाब किताब नहीं करता, ये सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार है। ठीक है, तो हमने चुनाव, वित्त और भर्ती को संभालने वाले निकायों की बात की, लेकिन जब सरकार को कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है या उसे अदालत में अपना पक्ष रखना होता है तो कौन आता है? लीगल ऑफिसर्स। हाँ, यहीं पर महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भूमिका शुरू होती है। अनुच्छेद 76। और जैसा कि नोट्स कहते हैं, ये एक भ्रमित करने वाला विषय हो सकता है। हो जाता है अक्सर। इसकी ट्रिक शब्दों का एक शानदार खेल है। सरकार का साथ छोड़ेगा नहीं, यानी 7-6 = 76। क्या बात है, बहुत चालाकी से बनाया गया है ना? साथ ही नोट्स में यह भी बताया गया है कि वो संसद में बोल तो सकता है पर वोट नहीं दे सकता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये ट्रिक हिंदी भाषा की एक अनूठी खूबी का उपयोग करती है। और आपने जो बोल सकता है पर वोट नहीं वाली बात कही, वो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी, महान्यायवादी सरकार का हिस्सा है, मतलब कार्यपालिका का, इसलिए उसे संसद यानी विधायिका में सरकार का पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन वो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ये छोटा सा तथ्य हमारे लोकतंत्र के ढांचे के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। और इसी से जुड़ा है राज्य स्तर का पद, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, अनुच्छेद 165। हाँ, अनुच्छेद 165। जैसा कि नोट्स में बताया गया है, छात्र अक्सर इन दोनों में भ्रमित हो जाते हैं। इसे सुलझाने के लिए एक गणितीय ट्रिक है। मुझे याद है, मैं खुद तैयारी के समय 76 और 165 में हमेशा उलझ जाती थी। तो इसके लिए ट्रिक है, 76 जो केंद्र का है उसमें 89 जोड़ दो तो 165 यानी राज्य का मिल जाएगा। अरे वाह, ये +89 वाला नियम अगर तब पता होता तो शायद मेरे कई घंटे बच जाते। इसे रिलेशनल लर्निंग कहते हैं। रिलेशनल लर्निंग? हाँ, मतलब एक नई जानकारी को अलग से याद करने के बजाय उसे एक पहले से ज्ञात तथ्य से जोड़कर सिखाया जा रहा है। इससे दिमागी बोझ कम होता है और एक तार्किक संबंध बनता है, जिससे जानकारी याद रखना ज्यादा विश्वसनीय हो जाता है। क्या बात है। अच्छा, प्रशासन, कानून और वित्त के अलावा संविधान का एक दिल भी है, सामाजिक न्याय। बिल्कुल। तो हमारे आखिरी खंड में जाति आधारित आयोग है। यहाँ नोट्स में साफ लिखा है कि इसमें हाल ही में बदलाव हुए हैं, इसलिए ये जरूरी है। और ट्रिक बहुत ही सरल और व्यवस्थित है। क्या है? बस ABC का क्रम याद रखो। SC आयोग के लिए A जो है अनुच्छेद 338, ST आयोग के लिए B अनुच्छेद 338A और OBC आयोग के लिए C अनुच्छेद 338B। ये तो बहुत ही बढ़िया है ना? ये कितनी खूबसूरती से 3 अलग-अलग अनुच्छेदों को एक साथ पिरो देता है। वेरी कूल। ये याद रखने की तकनीक की कुशलता का शिखर है। ये 3 जटिल जानकारियों को एक सरल सार्वभौमिक रूप से ज्ञात क्रम ABC में व्यवस्थित करता है। लेकिन यहाँ भी ट्रिक से आगे देखने की जरूरत है। जैसे संशोधनों का उल्लेख। क्या? कि ST आयोग 89वें संशोधन से और OBC आयोग 102वें संशोधन से संवैधानिक बना। ये हमारे संविधान की विकासशील प्रकृति को दर्शाता है। मतलब संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये समाज की जरूरतों को पहचानता है और समय के साथ खुद को विकसित करता है। और ये आयोग सिर्फ प्रशासनिक निकाय नहीं है, इनके पास नागरिक अदालतों जैसी शक्तियां होती हैं ताकि वो इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा कर सके।
तो इन सब का क्या मतलब निकालता है? इसका मतलब ये है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि स्टडी टेक के इन नोट्स में दिखाया गया है, रचनात्मक तकनीकें, शॉर्टकट और कहानियां मुश्किल विषयों को न केवल मनोरंजक और प्रबंधनीय बना सकती हैं, बल्कि ये हमें उन विषयों की गहरी समझ तक ले जाने का एक रास्ता भी खोलती हैं। सही कहा। ये नोट सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये सिखाते हैं कि जानकारी को कैसे सीखा जाए। हाँ, ये वास्तव में सीखने की प्रक्रिया का आत्मनिर्माण है। बिल्कुल। ये तकनीकें मस्तिष्क की प्राकृतिक प्रवृत्तियों के साथ काम करती हैं, उनके खिलाफ नहीं। हमारा दिमाग पैटर्न्स, कहानियों और छवियों को पसंद करता है। जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हम कम समय में ज्यादा और बेहतर तरीके से याद रख पाते हैं। और आत्मविश्वास भी बढ़ता होगा। हाँ, इससे न केवल अंक हासिल करने में मदद मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है और परीक्षा का तनाव कम होता है। जब कोई विषय दिलचस्प लगने लगता है तो उसे पढ़ने का बोझ भी कम हो जाता है और वो ज्ञान लंबे समय तक हमारे साथ रहता है। सही बात है। स्टडी टेक के कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए हैं। पर ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक तरह का नक्शा है जो हमें भारत की सत्ता के उन कोनों में ले जाएगा जो अक्सर संविधान की मोटी किताब के पन्नों के बीच ही पे रहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ अकादमिक सवाल नहीं है। किसी भी संस्था की असली ताकत उसकी आज़ादी और सरकार के साथ उसके रिश्ते की चाबी इसी बात में छिपी है कि वो संवैधानिक है, संविधिक है या फिर कार्यकारी। सही बात है। ये 3 शब्द किसी भी संस्था का पूरा डीएनए बता देते हैं और मुझे लगता है ये नोट्स उस डीएनए को समझने के लिए एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इस डीएनए को डिकोड करना शुरू करते हैं। इन नोट्स में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है वो है एक मास्टर चार्ट। इसका टाइटल ही है कंफ्यूजन दूर करें। हाँ, मैंने देखा, बहुत अच्छा बनाया है। ये चार्ट ही हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है ना। इसमें 3 कॉलम हैं, संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी। देखने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये पूरे सरकारी तंत्र को आप कह सकते हैं 3 स्पष्ट खांचों में बांट देता है। पहला है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। ये वो संस्थाएं हैं जो हमारे देश की सोर्स कोड यानी संविधान में ही लिखी हुई हैं। अच्छा, मतलब जो ओरिजिनल डिजाइन का हिस्सा है। बिल्कुल। इनकी शक्ति सीधे संविधान के किसी अनुच्छेद से आती है, जैसे चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 से या वित्त आयोग अनुच्छेद 280 से। इन्हें हटाना या बदलना उतना ही मुश्किल है जितना संविधान को बदलना। तो ये 2 हो गए सिस्टम के इनबिल्ट हिस्से। ठीक है। दूसरा कॉलम है सांविधिक, स्टैट्यूटरी। नोट्स कहते हैं जो संसद के कानून एक्ट से बना। हाँ, इसका मतलब है कि संसद को लगा कि किसी खास काम के लिए एक संस्था की जरूरत है और उन्होंने एक कानून पास करके उसे बना दिया। बिल्कुल सही। इनकी शक्ति संविधान से नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाए गए उस खास कानून से आती है। मिसाल के तौर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या महिला आयोग। तो ये जरूरत के हिसाब से बनाई गई। हाँ, ये संस्थाएं इसलिए बनाई गईं क्योंकि समाज में इनकी जरूरत महसूस हुई। ये नींव के पत्थर तो नहीं, लेकिन उस नींव पर बनी मजबूत दीवारें जरूर हैं। और फिर आता है तीसरा कॉलम, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पेचीदा है, कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव। नोट्स में लिखा है सिर्फ सरकार के आदेश से बने। मतलब न संविधान में जिक्र, न संसद में कानून, बस एक सरकारी ऑर्डर से बन गई संस्था। हाँ, और यहीं पर शक्ति का खेल सबसे दिलचस्प हो जाता है। इन्हें कैबिनेट एक प्रस्ताव पास करके बना देती है। ये सीधे सीधे उस दिन की सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं। जैसे नीति आयोग। हाँ, चार्ट में इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं नीति आयोग और सीबीआई। ये वर्गीकरण इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये हमें किसी भी संस्था की स्वायत्तता का मीटर देता है। संवैधानिक निकाय सबसे ज्यादा आजाद होते हैं और कार्यकारी निकाय सरकार पर सबसे ज्यादा निर्भर। वाह, मतलब ये 3 खांचे तो एकदम साफ हो गए। ये तो किसी भी संस्था की ताकत को मापने का एक पैमाना है। बिल्कुल। चलिए अब इसी पैमाने का इस्तेमाल करके कुछ गैर संवैधानिक निकायों को परखते हैं। सूची में सबसे पहला नाम है नीति आयोग का। हम सब जानते हैं कि इसने योजना आयोग की जगह ली। 1 जनवरी 2015 को बना। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। नोट्स में इसे सरकार का थिंक टैंक कहा गया है और साथ में दिमाग की एक मजेदार तस्वीर भी बनी है। हाँ, वो तस्वीर बहुत अच्छी है। पर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नाम बदलने जैसा था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच थी? नहीं, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था।
योजना आयोग एक तरह से आप कह सकती हैं कमांड सेंटर की तरह काम करता था। मतलब टॉप डाउन अप्रोच। बिल्कुल बिल्कुल, जो दिल्ली में बैठकर राज्यों के लिए योजनाएं बनाता था और फंड आवंटित करता था। नीति आयोग का जन्म सहकारी संघवाद के विचार से हुआ, जहां केंद्र और राज्य बराबर के भागीदार हैं। अच्छा। ये आदेश नहीं देता, बल्कि सलाह देता है, राज्यों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए थिंक टैंक शब्द इसकी भूमिका को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ता है। ये सरकार का हेडमास्टर नहीं, बल्कि रणनीतिक सलाहकार है। अच्छा, तो नीति आयोग सरकार को सलाह देता है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं जिनका काम सरकार पर नजर रखना है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC का नाम आता है ना? बिल्कुल। NHRC 1993 में संसद के एक कानून से बना, इसलिए ये एक सांविधिक निकाय है। इसका मुख्य काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों पर नजर रखना। नोट्स में एक खास बात लिखी है कि इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही हो सकते हैं। एक मिनट, पर ये डिटेल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कोई वरिष्ठ प्रशासक क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये पूरी संस्था की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता की गारंटी है। एक सुप्रीम कोर्ट का जज कानून और नागरिक अधिकारों की बारीकियों को समझता है। उससे भी बढ़कर वो अपने करियर के शिखर पर पहुंच चुका होता है और उसे किसी राजनीतिक नियुक्ति की आकांक्षा नहीं होती। इससे ये सुनिश्चित होता है कि वो बिना किसी डर या पक्षपात के सरकार के खिलाफ भी कड़े कदम उठा सकता है। सही बात है। अगर कोई प्रशासक अध्यक्ष होता तो उस पर हमेशा सरकार का दबाव बने रहने का खतरा रहता। बिल्कुल। ये तो बहुत गहरी बात है। अब आते हैं लोकपाल और लोकायुक्त पर। नोट्स में इनका काम साफ साफ लिखा है, भ्रष्टाचार की जांच करना। हाँ। और साथ में एक तस्वीर है जिसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास नो करप्शन शब्द पर फोकस कर रहा है। ये तो सीधे मुद्दे की बात है। लोकपाल का बनना अपने आप में एक कहानी है। ये किसी सरकार की देन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े जन आंदोलन का नतीजा है। अन्ना हजारे वाला आंदोलन? जी बिल्कुल, जिसे हम सब ने देखा था। सालों के सामाजिक दबाव के बाद संसद को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित करना पड़ा। ये भी एक सांविधिक निकाय है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसे प्रधानमंत्री तक की जांच करने का अधिकार है। अच्छा। हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि लोकतंत्र में जब जनता आवाज उठाती है तो नई और शक्तिशाली संस्थाएं जन्म ले सकती है। अब आता है वो हिस्सा जहां ये नोट्स वाकई कमाल कर देते हैं, मेमोरी ट्रिक्स। हाँ, ये तो मुझे भी बहुत पसंद आई। मुझे ये देखना है कि कितनी कारगर हैं। चलिए, सतर्कता और सूचना से जुड़ी कुछ संस्थाओं को देखते हैं। सबसे पहले है केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC। नोट्स के मुताबिक इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर हुई ताकि सरकारी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। और इसे याद रखने की ट्रिक है स से सतर्कता, स से संथानम। ये तो बहुत ही आसान और असरदार है। परीक्षा के तनाव में भी ये नहीं भूलेगा। ये ट्रिक याद रखने के लिए तो बेहतरीन है, पर एक मजेदार बात यह है कि संथानम समिति ने CVC को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने की जो सिफारिश की थी, वैसा असल में हुआ नहीं। अच्छा। इसे सांविधिक दर्जा मिलने में, यानी संसद से कानूनी ताकत मिलने में ही करीब 40 साल लग गए, 2003 तक। 40 साल? जी। और सांविधिक दर्जा मिलने का असली मतलब यह है कि अब CVC के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना उतना ही मुश्किल हो गया जितना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को। इससे वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकते हैं। 1964 से 2003 तक वे सैद्धांतिक रूप से सरकार की मर्जी पर थे। वाह, मतलब ट्रिक के पीछे भी एक कहानी है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग, CIC। इसका गठन RTI एक्ट 2005 के तहत हुआ। अगर कोई सरकारी विभाग जानकारी देने से मना करे तो आप यहां अपील कर सकते हैं। हाँ। इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। एक 5 रुपए के सिक्के की तस्वीर के साथ लिखा है, 5 रुपए की अर्जी लगाओ, सूचना पाओ। ये ट्रिक बहुत गहरी बात कहती है। ये सूचना के अधिकार की आत्मा है। सही कहा। ये हमें याद दिलाती है कि कैसे एक आम नागरिक एक छोटी सी अर्जी देकर सरकार की बड़ी बड़ी फाइलों के अंदर झांक सकता है। CIC वो संस्था है जो ये सुनिश्चित करती है कि ये अधिकार सिर्फ कागज पर ना रह जाए। ये पारदर्शिता और जवाबदेही की रीढ़ है। बिल्कुल। ये ट्रिक इस शक्तिशाली विचार को बहुत ही सरल और यादगार बना देती है। अब आते हैं उस संस्था पर जिसके बारे में हम हर रोज सुनते हैं, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहां पर मेरा दिमाग सच में चकरा गया। हाँ, ये थोड़ा उलझा हुआ है। नोट्स के अनुसार ये न तो संवैधानिक है और न ही सांविधिक।
एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। सीबीआई देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है और उसका अपना कोई कानून ही नहीं है। हाँ, ये कैसे काम करता है? मतलब क्या कोई भी सरकार कल को इससे बंद करने का आदेश दे सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही सीबीआई की सबसे बड़ी दुविधा है। ये एक कार्यकारी निकाय है। सिर्फ एक कार्यकारी निकाय? हाँ, इसे अपनी जांच की शक्तियां दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट यानी डीएसपीई एक्ट 1946 नाम के एक पुराने कानून से मिलती हैं। इसका अपना कोई अधिनियम नहीं है और हाँ, सैद्धांतिक रूप से सरकार इसे कार्यकारी आदेश से खत्म कर सकती है। अरे बाप रे। इसी वजह से इसकी स्वायत्ता पर हमेशा सवाल उठते हैं। और शायद इसीलिए नोट्स में जो ट्रिक दी गई है वो किसी समिति के नाम पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी पर आधारित है। एक पिंजरे और तोते की तस्वीर के साथ लिखा है, सीबीआई सरकार का पिंजरे में बंद तोता है। बिल्कुल। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान की थी, जब उन्हें लगा कि सीबीआई सरकार के इशारों पर काम कर रही है, क्योंकि सीबीआई का प्रशासनिक नियंत्रण सीधे केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पास होता है। तो उस पर हमेशा राजनीतिक दबाव का आरोप लगता है। जी, ये पिंजरे में बंद तोता वाली ट्रिक सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के संस्थागत संकट को उजागर करती है। ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, उसकी स्वायत्तता की कमी। ये ट्रिक तो वाकई हजारों शब्दों के बराबर है। चलिए अब इस सूची की आखिरी संस्था पर आते हैं, क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। जी, नोट्स बताते हैं कि भारत को 5 जोन में बांटा गया है और इनकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह नोट्स एक ऐसी गलती की ओर इशारा करते हैं जो बहुत आम है। इन परिषदों के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। हाँ, ये गलती बहुत लोग करते हैं। और इसे याद रखने की ट्रिक तो शानदार है। एक घर की तस्वीर बनी है और साथ में लिखा है घर, होम के अलग अलग कमरों का मालिक कौन? गृह मंत्री। वाह, क्या बढ़िया तरीका है समझाने का। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो हमेशा सोचता था कि प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि ये इतने बड़े अंतर्राज्य मामले हैं। इस ट्रिक ने मेरा एक बड़ा कंफ्यूजन दूर कर दिया। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। ये परिषदें सहकारी संघवाद की असली प्रयोगशाला हैं, जहां पड़ोसी राज्य आपस में बैठकर सीमा विवाद, पानी के बंटवारे या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दों को सुलझाते हैं। अच्छा। और गृह मंत्री की भूमिका को घर के मामलों से जोड़ना बिल्कुल तार्किक है। देश की आंतरिक सुरक्षा और राज्यों के बीच समन्वय बनाए रखने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की ही तो होती है। सही बात है। तो भारत रूपी घर के कमरों यानी जोन के बीच तालमेल बिठाने का काम गृह मंत्री ही करेंगे। ये ट्रिक इस जटिल प्रशासनिक संरचना को तुरंत आसान बना देती है। तो इस सब का क्या मतलब है? इन स्टडी नोट्स की गहराई में उतरने के बाद ये तो साफ है कि ये सिर्फ रटने के शॉर्टकट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे जटिल जानकारी को खांचों में बांटकर और मजेदार तस्वीरों से जोड़कर लंबे समय तक याद रखा जा सकता है। हमने संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकायों के बीच शक्ति के संतुलन को समझा। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि किसी देश का शासन सिर्फ उसके संविधान की किताब से नहीं चलता। संविधान के बाहर कानूनों और सरकारी आदेशों से बनी संस्थाओं का एक पूरा इकोसिस्टम है। ये संस्थाएं जिंदा हैं। ये समाज की जरूरतों के हिसाब से बनती हैं, जैसे लोकपाल, और ये राजनीतिक बहसों का केंद्र भी बनती हैं, जैसे सीबीआई। ये नोट्स हमें उस पूरे इकोसिस्टम की एक बेहतरीन झलक देते हैं। तो श्रोताओं के सोचने के लिए आज का विचार क्या है? जैसा कि नोट्स में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है, क्योंकि वो एक कार्यकारी निकाय है, ये हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या कोई भी देश अपनी जांच एजेंसियों को शक्तिशाली तो बनाना चाहता है, पर असल में स्वतंत्र कैसे बनाए? क्या सिर्फ सीवीसी की तरह सांविधिक दर्जा दे देना ही काफी है, या सच्ची स्वतंत्रता के लिए कुछ और भी चाहिए? जैसे कि शायद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, उनका बजट या संसद के प्रति उनकी सीधी जवाबदेही। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की जरूरत है।